हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2024 से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर 3 कर रखा है, जो इसी चैनल पर अपलोड है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो मॉडल टेस्ट पेपर 4 की करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो साथ ही साथ उन सवालों के सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड आकलैंड। तो सिक्किम का जो विलय था भारत में, वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेज डॉक्टरों की शिकायत पर दो अंग्रेज डॉक्टरों की शिकायत पर 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में जो सिक्किम है, इसका विलय कहाँ कर लिया था? भारत राज्य में कर लिया था। तो सिक्किम का विलय भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी जो है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, वह 1848 से लेकर 1856 तक का या भारत का गवर्नर जनरल था। क्योंकि इसके बाद ही लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग बनता है, और यहीं से क्या होता है, वायसराय की उपाधि शुरू की जाती है। तो 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया था। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में, यानी सिक्किम पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? नंदराज, हैदर अली, देवराज या चिक्का कृष्ण राय। तो हैदर अली जो है, उस समय 1755 ईस्वी में डीडी गुल मैसूर का एक फौजदार होता है, और उसने फ्रांसीसियों की मदद से 1755 में एक आधुनिक शास्त्रागार का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ये जो आधुनिक शास्त्रागार था 1755 में डीडी गुल मैसूर में, इसकी स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी। तो यह किसके सहयोग से की थी? तो फ्रांसीसियों के सहयोग से। ये भी हमें ध्यान रखना है कि यह फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 1755 ईस्वी में नंदराज ने हैदर अली को डीडी गुल के फौजदार पद पर नियुक्त किया था। इसी वर्ष फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी। तो अगर इनमें से अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसे हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, वह कौन सी है? तो हिमाद्री जो श्रेणी है, यह भारत की सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है। अगर भारत के सबसे प्राचीनतम श्रेणियों की बात की जाए तो अरावली जो है, यह भारत की सबसे प्राचीनतम, यानी प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक मानी जाती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। प्री कैरिबियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है।
विंध्याचल विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत एक पहाड़ी है जो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। यह पहाड़ी प्री कैरेबियन काल में निर्मित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमें दोस्तों एक बात जरूर याद रखना है, जो नहीं शब्द होता है उसको एग्जाम पीरियड में अंडरलाइन जरूर करिएगा। इससे हमें होगा कि हमें उत्तर क्या जानना चाहता है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति नहीं है। हालचू, रगमा, ओंजे या शैम्पेन। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति नहीं है? तो रगमा जो है या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, क्योंकि रगमा जो है यह भारत के नागालैंड नागा नागालैंड में क्या करती है, निवास करती है, और यहीं की ये क्या है, मूल निवासी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रगमा। रगमा जो है कहाँ की मूल निवासी है? तो ये नागालैंड की मूल निवासी है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। रगमा जनजाति का संबंध नागालैंड राज्य से है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप में अंडमानी निकोबार, सेंट लीज, जारवा, जरना, ओजे, हलचू, शोम्पेन, एरे, कार्ड, कोरा और टाबू जनजातियां क्या क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, तो इसको भी हमें ध्यान रख के जाना है एग्जाम पीरियड में। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंचाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंचाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी जो है या किन दो श्रेणियों के मध्य पाई जाती है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। यानी एक तरह से कहा जाए यह घाटी इन्हीं दो पहाड़ियों के मध्य पाई जाती है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। लघु हिमालय को पश्चिम हिमालय से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, या हम कहें मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है जो पीर पंजाल श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी या जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। अगर मैसूर श्रेणी की बात की जाए तो मैसूर जो श्रेणी है या उत्तराखंड में स्थित है, और महाभारत श्रेणी जो है या नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, या भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो जो विश्व है इसमें जो खटीले रसीले फल पाए जाते हैं, तो कौन सी ऐसी जलवायु है जिसमें ये फल जो है बहुआयता पाए जाते हैं? एक तरह से कहा जाए इनका उत्पादन जो है अधिकांश मात्रा में होता है। तो कौन सी जलवायु है? तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भूमध्य सागर या रोम सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही नम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश इनका नाम रखा गया है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु रहती है, जबकि शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व विख्यात है, जिसमें नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फलीय वृक्ष उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलाहास धारा,
या क्यूराइल धारा। तो आपसे प्रश्न है कि ये हिंद महासागर से संबंधित कौन सी धारा है, तो अगु लहाश धारा जो है या हिंद महासागर से संबंधित है, जो एक गर्म जल धारा है। कैसी गर्म धारा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वह कैसी है, गर्म है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं, इसे उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, मेडागास्कर धारा जो एक कैसी है, गर्म धारा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, अगुलहास गर्म धारा, दक्षिण विश्वसनीय धारा, पछुआ पवन प्रवाह, मोजम्बिक गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा है। जो ये सब धाराएं कहाँ पर प्रभावित होती हैं, तो ये हिंद महासागर की प्रभावित होने वाली प्रमुख जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक। जो पोस्ट मार्बुर्ग है या किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज। जो मैग्नीज खनिज है इसके उत्पादन के लिए यह विश्व विख्यात है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका एक अत्यधिक संपन्न देश है। यहां पर सोना, हीरा, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनियम और कोयला के बृहद भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास्टरबुर्ग क्षेत्र मैगजीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हीरा उत्पादन के लिए किमलैंड डायमंड सिटी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्पादन केंद्र है। तो वहीं जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, मलेशिया में किंगटा घाटी प्रसिद्ध है रबड़ उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए। तो मलेशिया की जो किंगटा घाटी है यह अपने टिन उत्पादन के लिए क्या है, विश्व विख्यात है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से मलेशिया एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ खनिज संसाधनों में टीना, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ की किंगटा किलांग घाटी में स्थित इपोह टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। ये भी हमें ध्यान रखना, हो सकता है कि अगली परीक्षा में ये पूछ ले कि गोपेन खान जो है या विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक की खान मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में आरंभ किया गया है? 2018, 2017, 2020 या 2019? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। तो यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार के द्वारा? वर्ष 2019 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो या अच्छा लगा हो, अगर आपका मॉडल टेस्ट आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा।
जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आने वाले प्रत्येक वीडियो का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।